नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। हरिद्वार के शांति कुंज में आयोजित अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्र जागरण का स्पष्ट संदेश दिया और कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने मानवता को व्यक्ति निर्माण का जो मार्ग दिखाया वही सर्वजन कल्याण की आधारशिला है और आज उसी चेतना को पुनर्जीवित करने का समय है। शाह ने शांति कुंज पहुंचकर युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा की समाधि पर दर्शन कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के समापन पर अतिथियों का सम्मान और महत्वपूर्ण साहित्य का विमोचन किया गया, जिसमें देश विदेश से आए हजारों स्वयंसेवकों की सहभागिता रही। आज अखंड ज्योति सम्मेलन में आकर मैं सच अर्थ में अखंड ऊर्जा और चेतना की अनुभूति कर रहा हूं। ये मेरा मन ही जानता है यहां से कितनी चेतना लेकर मैं वापिस जाऊंगा। आस्था, अध्यात्म और संस्कृति, ये तीनों का ये संगम स्थल है और पूजनीय पंडित जी ने, श्री राम शर्मा जी ने आस्था, अध्यात्म और संस्कृति ये तीनों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यक्ति निर्माण का रास्ता चुना। हर व्यक्ति के अंदर बसे हुए परमात्मा रूपी आत्मा को जागरूक और ऊर्जावान करने का काम किया। तो वहीं पतंजलि योगपीठ से लौटते वक्त अमित शाह और रामदेव बाबा ने एक दूसरे के पैर छुए। इसी दौरान पतंजलि के डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने भी शाह के पैर छुए। इसके बाद अमित शाह ने कनखल में आयोजित माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी एवं अखंड दीप शताब्दी वर्ष समारोह 2026 में भाग लिया। गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री जो अपने राष्ट्र धर्म के साथ साथ सनातन धर्म को सर्वोपरि रखते हैं, योग आयुर्वेद को सर्वोपरि देखना चाहते हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय अमित शाह जी ने इसका लोकार्पण किया है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है इस पवित्र अनुष्ठान के लिए। कह रहे थे कि ये एक हाइब्रिड हॉस्पिटल हो गया है, वर्ल्ड का पहला, जहां पर 90 से 99% रोगों को हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा से, मेडिकेटेड वाटर, फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना के जो हमारे तौर तरीके थे, सिरोधारा से लेके अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग, बस्ती, इन सारी प्रक्रियाओं से शरीर का शुद्धिकरण और जिन कारणों से बीमारी होती है, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, कैसे डिस्ट्रेस किया जाए, कैसे बॉडी के सारे इन्फ्लेमेशन को अंदर से धोया जाए। जैसे बाहर हम झाड़ू लगा करके सफाई करते हैं तो पूरे शरीर के अंदर की शुद्धि शंख प्रक्षालन से होती है, कोलोन थेरापी से होती है और 100 से ज्यादा प्रकार की तो हम बस्ती करवाते हैं और बस्ती की जो मस्ती है वो तो दुनिया में कहीं नहीं। ये आयुर्वेद वाले को पता है बस्ती की मस्ती क्या होती है। कि बिना मॉडर्न सिस्टम के सपोर्ट करने में सक्षम नहीं थे, तो ये क्रिटिकल और एक्यूट मैनेजमेंट के लिए ये हमने क्रॉनिक डिजीज में यद्यपि पहले से ही बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं और अभी भी, क्योंकि इंटीग्रेशन उसको कहा जाता है। देखो, जो बीमारियां 80-90% ठीक करती हो उसको हमने अल्टरनेटिव मेडिसिन कहा। हम कहते हैं कि मेन स्ट्रीम में वो है, अल्टरनेटिव के रूप में यहाँ पर एलोपैथिक है और यही समय की आवश्यकता है, यही मांग है। और चिकित्सा के लिए जब रोगी कहीं भी पहुँचता है उसको सारी सुविधाएँ, सारी व्यवस्थाएं और सारे विकल्प उसको मिलना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे का समापन हरिद्वार में हुआ, जहां वो निरंजनी अखाड़ा पहुंचे और अखाड़े के प्राचीन हनुमान मंदिर में उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और संत समाज से भेंट कर आशीर्वाद लिया। मां गंगा को नमन करते हुए शाह ने सनातन संस्कृति के संरक्षण पर संतों से संवाद किया। निरंजनी अखाड़े में उनका ये प्रवास आस्था और संत समाज से सीधे जुड़ाव के संदेश के रूप में देखा गया।
हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अभी अभी पूजा पाठ करके आरती भी की, सभी कुछ किया, मंत्रोच्चार के साथ हनुमान जी की पूजा की। और उनकी बड़ी इच्छा थी कि हरिद्वार के अंदर हमारा जो सिद्ध हनुमान जी हैं, मेरे वहां जाने की इच्छा है। तो हमारे अध्यक्ष जी रविंद्र जी ने कहा कि अखाड़े में हमारे हनुमान जी का मंदिर है, आप वहां जाइए। तो इधर आए और करीब 10-15 मिनट तक रहे और हम लोगों ने उनको हनुमान जी की चांदी की मूर्ति भेंट की, गंगाजली दी और शॉल उड़ा करके स्वागत किया। नहीं ऐसा, वो बड़े व्यस्त थे, उनको जाना था, एक तो लेट हो गए थे और बस बड़े खुश हुए हमारे अखाड़े की लोकेशन देख करके। बोले ऐसा सीन मैंने नहीं देखा किसी अखाड़े का। बोले कि ऐसे सीन में हमारा नहीं अखाड़ा है, मतलब सामने गंगा जी बह रही है, व्यू देख के बड़े खुश हुए। बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऋषिकेश पहुंचे। यहां परमार्थ गुरुकुल के ऋषि कुमारों ने शंख ध्वनि, वेद मंत्रों और पुष्प वर्षा के साथ उनका पारंपरिक स्वागत किया। इस दौरान आश्रम परिसर आध्यात्मिक उल्लास से सराबोर नजर आया। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बीच भेंट वार्ता के दौरान सनातन धर्म की जीवंतता, युवा पीढ़ी को आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने और राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने जैसे विषयों पर संवाद हुआ। उत्तराखंड की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव चला है। दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव ने हरिद्वार के निवासी महंत शुभम गिरी को उत्तराखंड का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि समाजवादी पार्टी की अनुमति से महंत शुभम गिरी निवासी कैलाश कली भूपत वाला हरिद्वार को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। श्री राम मंदिर स्थापना दिवस के अवसर पर पहाड़ों की रानी मसूरी में श्री राम सेवा समिति द्वारा ग्रीन चौक पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम से पहले भगवान श्री राम की विधिवत पूजा अर्चना की गई। भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। समिति सदस्यों ने बताया कि श्री राम मंदिर स्थापना दिवस देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान ग्रीन चौक जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। स्थापना थी, उसी टाइम हम लोगों ने ये श्री राम सेवा समिति बनाई थी। तो हर साल के बीचों साथ लगे यहाँ तक पहुँचने में, और अगर शायद मोदी जी ना आते, भाजपा ना आती, तो ये आज भी नहीं होना था, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी नहीं करने आती, क्योंकि उन्हीं के सारे बीज बोए हुए थे। उससे तो एक समुदाय के पक्ष चलते हैं, अन्यथा उन्हें हिंदुओं की भावना से कोई है ही नहीं, मतलब उनमें चाहते ही नहीं। गुलामी तीर से आज़ादी धार्मिक तौर पर हमें मिली है, और उसका जो आज उत्सव हम मना रहे हैं 22 तारीख को, तो राजनीतिक तौर पे नहीं, एक धार्मिक तौर पर। और हम चाहते हैं कि सभी लोग आएँ, सभी लोग भंडारा प्राप्त करें और सभी लोग इस उत्सव को। जब श्री राम मंदिर की स्थापना हुई थी हमारा 2024 में, तो स्थापना वर्ष में ही, स्थापना दिवस के दिन से ही हमारा कुर्ली में श्री राम सेवा समिति के माध्यम से यहाँ पर पहला भंडारा किया गया था। और उसके बाद प्रत्येक वर्ष हम इस भंडारे को यहाँ पर कराते हैं, जिससे कि हमारे मसूरी में, पूरे देश में सुख, समृद्धि, शांति और एकता बनी रहे। गदरपुर से बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे को तहसील प्रशासन की ओर से कैंप कार्यालय को अतिक्रमण बताते हुए 15 दिन में हटाने का नोटिस दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद बीजेपी के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आती दिखी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद अनिल बलूनी और विधायक मदन कौशिक का अरविंद पांडे से मिलने का प्रस्तावित दौरा सुर्खियों में आते ही स्थगित कर दिया गया। बिजली बिलों में लगाए जा रहे अतिरिक्त सरचार्ज और किसानों के बिजली कनेक्शन काटे जाने के विरोध में कांग्रेस ने लक्सर में जोरदार हल्ला बोल किया। पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव कर दिया और नारेबाजी की। कांग्रेस ने बिजली विभाग पर जन विरोधी नीतियों को अपनाने का आरोप लगाया और ज्ञापन सौंपा। रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि 2025 की भीषण बाढ़ के बाद लोग अभी भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरचार्ज
और विलंब शुल्क जनता पर अन्याय है। चेतावनी भी दी गई कि मांग न मानी गई तो आंदोलन बड़ा किया जाएगा। लक्सर में, खानपुर आदि क्षेत्रों में वो पानी समाया और उससे जो किसानों का नुकसान हुआ, उनकी फसलें बर्बाद हुई, धान की खेती पूरी तरह से चौपट हुई। उसके बावजूद ऊर्जा निगम द्वारा बिलों में कोई छूट नहीं दी गई। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि बिलों में जिस प्रकार से सरचार्ज जुड़ करके आ रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक किसान का या एक ग्रामीण का बिल तो है 2000 और उसमें सरचार्ज आता है 6000। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मुझे लगता है कि ऊर्जा निगम को इस बात को समझना चाहिए। उत्तराखंड, जिसे कि हम ऊर्जा प्रदेश के नाम से जानते हैं, जहां की नदियां या उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश को बिजली पैदा करके देती हैं, ऐसे प्रदेश में अगर यहाँ का किसान, अगर यहाँ का ग्रामीण बिजली के बिलों के नीचे दब करके मरेगा, और जिस प्रकार से हमने देखा कि जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, उनका कार्य सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन काटना रह गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में महिला कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुनीता गावड़े और सह प्रभारी पूनम पंडित विशेष रूप से मौजूद रहे। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक रणनीति और महिलाओं की भूमिका पर चर्चा की गई। इस मौके पर सुनीता गावड़े ने कहा कि महिला कांग्रेस बूथ से प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत करते हुए कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएगी। देवभूमि है, वैसी ये सैनिकों की भूमि है। इस भूमि को यहाँ पर आप पैर रखते मैं सलाम करती हूँ। हम यहाँ पे संगठन के लिए आए हैं, हमारा महिला संगठन अधिक से अधिक मजबूत हो, वो बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक बिल्कुल मजबूत हो। जो कांग्रेस ने उनके कार्यकाल में काम किए थे, मनरेगा जो ग्रामीण रोजगार दिया था, उसमें महिला और पुरुष दोनों की अधिक मजदूरी मिलती थी और ज़्यादा से ज़्यादा काम जल संधारण के हो, ये सड़क के हो, यहाँ पर होते थे। मनरेगा ये जो है कांग्रेस की पहचान है। जो मजदूरों का हक है काम मिलने का, वो हक उनको मनरेगा ने दिया है। जो बीपीएल के तहत नीचे जो थे उनको अन्धान यानी कि अन्धान और आर्थिक रूप से उनको मदद की जाती। 60-40 का रेशो था। हम यहाँ पे आए हैं, हमारा ये चुनावी राज्य है। हमारी प्रदेशाध्यक्ष है ज्योति जी रौतेला जी, यहाँ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, आज हमारी राष्ट्रीय जो महासचिव है सुनीता जी, हमारी प्रभारी बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड आई हैं। आज हम लोगों ने परसों कुमाऊं मंडल की बैठक रखी थी और आज गढ़वाल मंडल की बैठक है। हम लोग आगे आने वाले 2027 के चुनाव में महिला कांग्रेस की क्या भूमिका जिला वाइज, ब्लॉक वाइज, विधानसभा वाइज रहेगी, उस पर एक विस्तृत चर्चा। और उसके बाद जो आने वाले महीनों के जो हमारा कार्यक्रम है, जो कांग्रेस की उपलब्धियां रही हैं, जो पिछले 9 साल में जिस तरीके से भाजपा से हमारा पूरा प्रदेश पीड़ित है, उन सब चीजों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि गदरपुर से बीजेपी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के गुलर भोज स्थित आवास पर तहसील प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को लेकर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में 15 दिनों के भीतर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि बीजेपी शासन में कानून सभी के लिए समान है और अतिक्रमण में कोई भी शामिल होगा तो एक्शन होगा। अगर कार्यवाही करी जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी गुनहगार, कार्यवाही नहीं करी जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी गुनहगार। अगर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कहीं पर भी पाया जाता है तो अभी आपने देखा होगा, जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से 1000 से ज्यादा हमारी सरकारी जमीन एकड़ को खाली कराया गया है। उसी प्रकार से कहीं भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण होगा, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री, किसी के यहाँ भी अगर अतिक्रमण पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही होगी और हमारे कोई भी विधायक
कोई भी जनप्रतिनिधि इन चीजों को नकार नहीं रहे हैं। उन्होंने अपनी एक बात रखी है कि वो टीन शेड का है और वो उन्होंने जन सुविधाओं के लिए किया हुआ है, तो उस बातों पर भी गौर किया जाएगा। निश्चित रूप से गलत को भारतीय जनता पार्टी गलत ही कहती है और सही को गलत सही ही कहती है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क हादसों से बचाव के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत हल्द्वानी में फर्स्ट रिस्पॉन्डर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में परिवहन विभाग, पुलिस, एसडीआरएफ और फायर विभाग की टीमों के साथ टैक्सी चालकों ने हिस्सा लिया। इसमें सड़क सुरक्षा से जुड़ी सावधानियां, वाहन दुर्घटना के दौरान फर्स्ट एड, गाड़ी में आग लगने की स्थिति में बचाव कैसे किया जाए, इनको डेमो दिया गया। इन तरीकों का टैक्सी चालकों को फर्स्ट एड किट भी वितरित की गई और हेल्थ चेकअप भी कराया गया। अधिकारियों ने सड़कों को सुरक्षित बनाने का संकल्प लेते हुए जनता से भी सहयोग मांगा है। सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत आज टैक्सी यूनियन पे पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के द्वारा एक संयुक्त कार्यक्रम की आयोजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया है कि कोई दुर्घटना होती है तो कैसे दुर्घटना प्रभावितों की हेल्प की जा सकती है। तो इससे बताया गया, क्योंकि व्यक्ति हेल्प करना चाहता है, कभी हेल्प करते करते जो प्रभावित व्यक्ति को उसको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ये छोटी छोटी जानकारी दी गई है, जिससे हम कभी दुर्घटना होती है तो उसमें प्रभावित व्यक्तियों को उसको सहायता पहुंचा सकते हैं। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस और बाकी अन्य विभागों में, जिसमें एसडीआरएफ भी शामिल है, अग्निशमन विभाग जो है वो शामिल है, सभी लोग मिलकर के राष्ट्रीय सुरक्षा माह हम लोग मना रहे हैं वर्ष 2026 का। और इसमें हम लोगों ने जितने भी टैक्सी और अन्य वाहनों के जो चालक हैं, जो कि सबसे ज़्यादा रिस्क जोन में हैं, जो इनको सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल पेरिल जिनका रहता है सड़क पे ज़्यादा समय व्यतीत करने की वजह से, उन्हें हम लोगों ने यहाँ पे एकत्रित किया है। हमने उनके लिए एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया है, जिनमें उनकी हम अलग अलग तरह की स्वास्थ्य जांचें करा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क हैं। और इसके अलावा हमने उनको फायर सेफ्टी के टिप्स, फर्स्ट एड के टिप्स, सीपीआर के बारे में और परिवहन विभाग और ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो सामान्य यातायात के नियमों का पालन करने संबंधी जो जागरूकता है, उसके लिए हम लोगों ने एक शिविर हमने यहाँ आयोजित किया है। और सुबह से 500 से अधिक जो हमारे ड्राइवर बंधु हैं वो इसमें सहयोग कर चुके हैं, उसमें इसका लाभ ले चुके हैं। केंद्रीय बजट पेश होने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के टैक्सी संचालक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बजट का। उन्हें उम्मीद है कि 2025 की मॉनसून आपदाओं में भारी नुकसान झेलने के बाद बजट से उन्हें राहत मिलेगी। केंद्रीय बजट पेश होने में कुछ ही दिन बचे हैं। उत्तराखंड के टैक्सी चालक बेसब्री से बजट का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि 2025 की मानसून आपदाओं से भारी नुकसान झेलने के बाद बजट से उन्हें राहत मिलेगी। पिछले साल भूस्खलन और लंबे समय तक सड़क बंद रहने से परिवहन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। कई दिनों तक टैक्सी और दूसरे व्यावसायिक गाड़ियों के इंजन बंद रहे। संचालकों की आय गिर गई, जिसके बाद वे आर्थिक मदद के लिए खास पैकेज की मांग कर रहे हैं। पहाड़ी राज्य जो भी राज्य है, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, इस टाइप के जितने पहाड़ी राज्य हैं, इनके लिए बजट सत्र में कुछ स्पेशल होना चाहिए इनके लिए, ताकि कभी भी ऐसी दैवीय आपदा है, क्यों दैवीय आपदा का पता नहीं होता कब आए कब, क्योंकि कई बारी ऐसी आ चुकी है हमारे यादगार में। तो इसमें कभी फंड का बड़ा अभाव रहता है। जब फंड का अभाव रहता है तो गरीब आदमी पे उमार पड़ती है, क्योंकि गाड़ियाँ चलती नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी रहती है, ड्राइवरों को तनख्वाह देनी होती है, लोगों का अपना टैक्स जमा होता है, गाड़ियों की फीस देनी पड़ती है। कोरोना के टाइम पे भी यही हालत रही। तो सरकार को एक बजट पूरा ट्रांसपोर्टरों के लिए एक अलग रखना चाहिए। सर, हम सरकार से यह चाहते हैं जो इतनी दैवीय आपदा आई है, उस बारे में सरकार ने कुछ हमारे हित में सोचा नहीं है। 6 महीने से सारी गाड़ियाँ खड़ी है, आप देख रहे हो, कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कम से कम टैक्स में कोई छूट की जाए, या कहीं भी लोगों की लोन पे गाड़ियां हैं, कई लोग तो यहाँ से छोड़ के बेचारे चले जा चुके हैं। सरकार कोई ऐसा प्रावधान करे हमारे उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए कि जिसमें कुछ हम लोगों की रोजी रोटी चल सके।